और देशपांडे दिखाते हैं कि क्यों जिस चीज को हम मेरिट कहते हैं वो जातीय विशेषाधिकारों का परिणाम है। वो ये भी बताते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा जातीय विशेषाधिकार है ये कहना आई डोंट नो माई कास्ट। ये इस देश का सबसे बड़ा जातीय विशेषाधिकार है, क्योंकि केवल कुछ चंद जाति विशेष के लोग ही ये बात कह सकते हैं। और इसलिए जो कंचाइलैया साहब ने बताया उससे मुझे हैरानी नहीं हुई। जिन लोगों ने तेलंगाना के सेंसस में अपने आप को जाति विहीन घोषित किया है, वो सब लोग एक विशेष जाति के होंगे, और हो सकता है उनमें से कई लोग बहुत ईमानदारी से अपने आप को जाति विहीन कह रहे हों, क्योंकि जाति विहीन होना इस देश का जातीय विशेषाधिकार है। I didn't know about my caste till I came to university. No one told me in my house what my caste was. बार बार बताया जाता है। मैं उन्हें कहता हूं क्योंकि आप एक छोटे से बुलबुले में रहते हैं, क्योंकि आपने इस समाज को देखा नहीं है, क्योंकि जिसे आप सामान्य समाज समझते हैं वो दरअसल सामान्य नहीं है। वो इस देश का एक छोटा सा एक कोना है, विशेषाधिकारों का कोना। तो मैं समझता हूँ सतीश देशपांडे के इन तर्कों को, क्योंकि वो इस बातचीत को एक अलग स्तर पे ले जाते हैं, उस पे हिंदी में ज़्यादा बहस होनी चाहिए, ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, हाल ही में एक किताब आई है, बहुत अद्भुत किताब है, तृणा विद्याथली की, काउंटिंग कास्ट शायद नाम है उसका। पहली बार कास्ट सेंसस का पूरा इतिहास बताते हुए, जिनमें से काफ़ी हिस्सा लक्ष्मण भाई ने भी कवर किया अपनी किताब में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अंग्रेजों के आने से पहले वाली चीज़ों को जो आपने कवर किया वो इसमें एक नूतनता है। जो तृणा विद्याथली की पुस्तक में एक अच्छी चीज़ है वो ये कि वो पुस्तक 2010 में जो हुआ संसद में, क्योंकि पूरी संसद ने कह दिया हाँ जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। ये खेल क्या हुआ, संसद के सर्वानुमति के फैसले को कैसे पलटा गया, और उसमें नौकरशाही की और जातीय विशेषाधिकारों का जो एक पूरा वर्ग है, पूरा एक लॉबी है, उसने कैसे संसद की बात को पलट दिया, उसकी पूरी कहानी बताती है वो किताब। और वो किताब बहुत बारीकी में जाके ये देखती है कि सेंसस में क्या कॉलम होते हैं, किस कॉलम में किस तरह से आप दर्ज करेंगे तो आपको किस तरह का डेटा मिलेगा, जो विजयन जी ने कहा था, डेटा निर्माण का खेल कैसे होता है, उसमें जाती है। तो वो एक दूसरी चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए। तीसरी, आनंद तेलतुंबडे जी ने अभी एक किताब लिखी है जाति जनगणना के विरुद्ध। अब आनंद तेलतुंबडे, बाकी लोग जाति जनगणना के विरुद्ध लिखें सामान्य चीज होती है, और जैसा आपने कहा ये एक सामान्य जातीय पूर्वाग्रह होता है कि भाई इस देश में एक सिंपल सी बात हो गई है, जो कोई रिजर्वेशन के पक्ष में है वो जातीय जनगणना के पक्ष में भी होता है, जो रिजर्वेशन का विरोधी है केवल वही जातीय जनगणना का विरोध करता है। बड़ा साधारण सा इस देश का नियम बन गया है। और मैं बार बार कहता हूं कि भाई कौन सी दवाई लेनी है इसके बारे में दो मत हो सकते हैं, लेकिन एक्सरे होना चाहिए या नहीं इसके बारे में दो मत कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में दो झंडे देश में कैसे उठ सकते हैं कि कुछ भी हो जान दे दूंगा लेकिन तुम्हारे एक्सरे नहीं होने दूंगा, ये कैसे हो सकता है। तो काफी दिन से चल रहा था। आनंद तेलतुंबडे जाहिर है ना आरक्षण विरोधी हैं, ना जाति व्यवस्था के समर्थक हैं, ना जाति पूर्वाग्रह के लाभार्थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ये कहते हुए कि जाति जनगणना गलत है, जिसका जिक्र कंचा साहब ने अपनी बातचीत में किया, कहा कि मैं बिल्कुल विरोधी हूँ, और मैं भी असहमत हूँ। मैंने उस पुस्तक पे एक वो जो टिप्पणी सी होती है वो भी लिखी है, जो पुस्तक में छपी भी है, यही कहते हुए कि मैं बिल्कुल असहमत हूँ इस किताब से। वो उन्होंने किताब के कवर पे भी वो बात छापी है कि मैं इस किताब से असहमत हूँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि इस असहमति से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आनंद तेलतुंबडे ने एक नए किस्म के तर्क दिए हैं, जिन तर्कों से हमें दो चार होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हम इनमें से तमाम लोग जो बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि
यहाँ हॉल में ऐसे लोग बैठे हैं जिसे कहते हैं ना, मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले हैं। ऐसे कई लोग होंगे इस बात को बहुत दूर तक ले जाएंगे। जो ले जाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये एक सुझाव छोड़ रहा हूँ कि अंग्रेजी में 3 तरह की चीज़ें आई हैं, इनको भी देखिए, ताकि जो बुनियाद लक्ष्मण भाई ने अपनी किताब से डाली है, इस बुनियाद पर आप एक अच्छा तर्क का महल खड़ा कर सकें। जो मैं अक्सर सोचता हूं जाति के सवाल पर कि ये जाति जो है, जाति क्यों नहीं? क्योंकि ये एकमात्र पूर्वाग्रह नहीं है हमारे समाज का। महिलाओं को लेके बहुत गहरे पूर्वाग्रह आपको मिलेंगे लोगों के मन में। हिंदू मुसलमान के सवाल पे तो आजकल मतलब बिल्कुल सीमा ही उसकी खत्म हो चुकी है, जिस किस्म के पूर्वाग्रह आप सुन सकते हैं। और आपको कई बार लगता है, मुझे कई बार लगता है, कुछ लोगों से बात हो रही है, बात होते होते अचानक महिलाओं पे बात आती है, और ये आज की बात नहीं है, मैं हमेशा मुझे लगता था, और मैं सोचने लगता था अच्छा इस आदमी को मैं जानता भी हूँ क्या? अचानक क्या हो गया ये आदमी को? मैं तो इसको बड़ा शालीन सभ्य समझ रहा था, और ऐसी बात कर रहा है जैसे कभी ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गया है, कभी कुछ पढ़ा नहीं है। ये बात आजकल मुसलमानों के बारे में बहुत मुखर होके आती है, जो आपने उदाहरण दिया। जिस किस्म के गहरे पूर्वाग्रह आते हैं वो है, अमीर गरीब का तो है ही। तो ऐसा नहीं है कि जाति हमारे समाज का एकमात्र पूर्वाग्रह है, मगर ये वो पूर्वाग्रह है जो छुपा और दबा हुआ रहता है, और जितना छुपा हुआ रहता है उतना ही खतरनाक हो जाता है। अगर छुपा हुआ न रहे तो शायद इतना जहरीला ना हो। तमाम लोग मुझे मिलते हैं, बिहार में पता नहीं कैसे एक जमाने में प्रगतिशील लोगों की परंपरा बन गई थी कि उन्होंने अपने नाम के आगे से सरनेम हटाना शुरू कर दिया था। अच्छा ही लगा, आशुतोष भाई भी नहीं लगाते हैं। मगर जो मुझे दिक्कत होती है वो ये कि तमाम लोग मुझे मिलते हैं, सर मेरा नाम विकास है। ठीक है विकास, मुझे क्या दिक्कत है? वैसे मैं यादव हूं। भैया अगर वैसे यादव हो तो लिख ही लो ना अपने नाम के साथ, क्यों ऐसा वो कर रहे हो? ये जो है कि वैसे मैं यादव हूं, मेरे साथ बात करते हुए कहेगा, जाहिर है अगर आपसे बात करेगा तो नहीं बताएगा वही। मगर यही जो मामला है, ये जो छुपा हुआ है, ये जो अब औरत है, इस बात को छुपा नहीं सकती, वो तो खड़ी है, वो तो है, मतलब कैसे छुपाएगी कि वो औरत है? और आजकल इस देश में मुसलमान का भी ये छुपाना मुश्किल हो गया है। हालांकि मैं इंक्रीजिंगली देख रहा हूं ये जो काम करने वाले गरीब लोग हैं, जो डिलीवरी करने आ रहे हैं, घर में काम करने आ रहे हैं, उनमें से दिल्ली शहर में बहुत मुसलमान अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हैं, अपना नाम बदल रहे हैं। मतलब इससे घिनौनी चीज किसी समाज के लिए हो नहीं सकती कि किसी व्यक्ति को अपना नाम बदलना पड़े सिर्फ इसलिए कि वो आपके समाज में एक न्यूनतम तरीके से अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके जी सके। ये दिल्ली शहर में हो रहा है इस वक्त, वो है। लेकिन जाति के सवाल पे मैं कह रहा था कि ऐसा मैं देखता हूं, कई बार देखता हूं कि लोगों का बाकी सब सवालों पे सहज, संतुलित, समझदारी की बातें करते हैं। अचानक जाति का प्रश्न आते ही मुझे लगता है कि कोई एक दूसरा इंसान अंदर से पैदा हो गया है, पता नहीं कैसी बातें शुरू कर देते हैं। ये जो बहुत गहरा पूर्वाग्रह हमारे समाज में है, जाति का जो बायस है, और जैसे मैंने कहा ये जाति का बायस उसकी शक्ल भी लेता है कि मुझे आई डोंट नो माई कास्ट। ये भी एक कास्टिज्म का तरीका है हमारे देश में, सबसे सुपीरियर तरीके का कास्टिज्म हमारे देश का यही है, आई डोंट नो माई कास्ट। तुम्हारी जाति है, तुम सबकी जाति है। और सतीश देशपांडे फिर अपने लेखन में बहुत सुंदर इस चीज को लाते हैं कि हमारे देश में हर व्यक्ति की जाति है, बस जो सवर्ण समाज है उसकी कोई जाति नहीं, बाकी सबकी जाति है ना। वो कास्टलेस हो गए हैं। जो कास्ट सिस्टम का
सबसे ज्यादा दोहन करके ऊपर पहुंचे हैं वो व्यक्ति कास्टलेस हो गए। और जो जो कास्ट केवल उसकी है, जो बेचारा है, जो शिकार है, जो प्रताड़ित है, उसकी कास्ट है, बाकियों की कास्ट नहीं है। और सतीश देशपांडे इस बात को कहते हैं कि अगर इस देश में कास्ट सेंसस की आवश्यकता है तो केवल इसलिए नहीं कि हमें पता लग जाए कि कौन जाति कितनी है, केवल इसलिए नहीं कि इससे आरक्षण की व्यवस्था बेहतर हो जाए, बदल जाए, बल्कि इसलिए कि इस देश की सच्चाई से पर्दा हट जाए। यह मुझे सबसे गहरी बात लगती है। खैर मैं इस पे 2 मिनट में आऊंगा। जो जाति के सवाल पर इस असहजता को लेके ये जो विचित्र सी सोच बनी है, उसका परिणाम ये हुआ है कि उलटबांसी इस देश में शुरू हो गई है। उलटबांसी क्या है? जो जाति का जिक्र करे वो जातिवादी। जैसा हमारे एक साथ बताया था, वो आपने कहा था कि हाँ यार इससे पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, तुमने आके गड़बड़ कर दी। मतलब मैं तुम्हारी छाती पे बैठा हुआ हूं, तुम कुछ बोल नहीं रहे, तो मामला कितना सहज, कितना स्थिर, कितना समरसतावादी है। और जब तुमने यूं यूं करना शुरू किया तो इंद्र का आसन डोलना शुरू हो गया, अस्थिरता आ गई, समाज में सहजता समाप्त हो गई। देखो तो कितना लफड़ा शुरू हो गया, क्योंकि तुमने नीचे से यूं यूं करना शुरू किया। मैं छाती पे बैठा हुआ था, तुमने इससे तुम्हें कसमसाहट होनी शुरू हो गई। यही हमारे देश के सारे चिंतन में है। जो जाति का नाम ले वो जातिवादी, जो न ले और जातीय पूर्वाग्रह और जातीय विषमताओं का पूरा आनंद ले वो जातिवादी नहीं। तो दुर्भाग्य से जो इस देश में जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले लोग हैं उन्हें जातिवादी कहा जाता है। जो जाति व्यवस्था का पूरा दोहन करने वाले हैं वो जातिवादी नहीं है। सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका वगैरह में भी ये होता है। जब रेस की बात शुरू हुई, काले गोरे की, तो उन बेचारे काले लोगों पे उंगली उठी, अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो इस समाज को बांट रहे हो। उससे पहले बटा हुआ नहीं था, उनके बोलने से बट गया वो समाज। तो ये है। दूसरा इसी का स्वरूप होता है कि जो जातिगत भेदभाव की बात करे वो अन्याय कर रहा है। ये यूजीसी वाले प्रकरण में हुआ क्या? जिसने कहा कि भाई जातिगत भेदभाव है यूनिवर्सिटी में और इसको समाप्त करना चाहिए, उन पे कहा कि तुम इतना बड़ा भेदभाव कर रहे हो, हमारे साथ तुम भेदभाव कर रहे हो, तुमने लिख दिया। तो मेरे से पूछा, सर ये तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जातिगत भेदभाव के लिए लिखा हुआ है SC ST OBC, बेचारे अपर कास्ट का क्या होगा? मैंने कहा कि भारत में सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कानून है। क्या वो कानून कहता है कि मर्दों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो ये होना चाहिए औरतों के खिलाफ? सारी दुनिया को पता है सेक्सुअल हैरेसमेंट किसके साथ होता है। क्या अमेरिका में कोई कानून बनता है या साउथ अफ्रीका में कोई कानून बनेगा कि जातिगत भेदभाव, अमेरिका में जातिगत भेदभाव गोरे लोगों के साथ जो होगा उसके लिए ये कानून बनेगा? नहीं बनता ना। तो ये तो सहज चीज है, लेकिन हमने उसको उलट दिया है। और यही बात जाति के सवाल, जाति जनगणना के सवाल पे भी आती है कि जो गिनती की मांग करेगा वो बांट रहा है देश को। मतलब इससे पहले देश मटा हुआ नहीं था, इससे पहले सब कुछ बढ़िया था, आपने गिनती की मांग की, इससे देश मट गया। जाति जनगणना के सवाल पे 3 मुद्दों पे हमें सोचना चाहिए और मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी अपनी सोच को इस हॉल में से जाने तक थोड़ा थोड़ा बदल के थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाएं। पहला, जाति जनगणना क्या है, दूसरा ये क्यों है, और तीसरा ये कैसे होगी और इससे क्या निकलेगा। इन सब सवाल पे मैं चाहता हूं एक एक बात कह दूं ताकि हम सब लोग, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपनी बात आगे 150 लोगों तक तो पहुँचा ही सकते हैं कम से कम,
तो मैं उस लालच में कहना चाहता हूँ कि ये बात हम कुछ गांठ बांध लें, कुछ बात आगे भी ले जाके पहुँचाएँ और इस बहाने इस किताब को भी ध्यान से पढ़ लें। जाति जनगणना क्या है, इसके बारे में सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि जातीय जनगणना का मतलब है जातियों की गिनती। ये भ्रांति है। ये सोचना कि जातीय जनगणना का मतलब है कि अच्छा इतने उत्तर प्रदेश में इतने कोयरी, इतने कुर्मी, इतने यादव, इतने लोध, इतने ये, और ये जातीय जनगणना पूरी हो गई। ये नहीं है, ये गलत धारणा है। और अगर केवल यही जातीय जनगणना हो तो मैं इस जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन जातीय जनगणना का अर्थ ये नहीं है, ये केवल गिनती उस मायने में नहीं है। जनगणना में क्या होता है? जनगणना में आपके घर कोई आता है, आपके बारे में 50 सवाल पूछे जाते हैं। आपके घर में ईंधन कौन सा इस्तेमाल होता है, बिजली है कि नहीं है, पानी का स्रोत क्या है, आपके यहाँ कंप्यूटर है कि नहीं, कंप्यूटर में इंटरनेट है कि नहीं, क्या काम करते हैं, घर में कौन कौन बच्चा कितना पढ़ा हुआ है, बच्चे की उम्र क्या है, इत्यादि सब नोट किया जाता है। तो जाति जनगणना का अर्थ क्या है? जाति जनगणना कोई एक नई जनगणना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस देश में आज तक जनगणना हो रही थी और अब जातीय जनगणना होगी, नहीं। आज तक जो जनगणना हो रही थी उसमें जो 75 सवाल पूछे जा रहे थे उसमें एक 76वां सवाल जोड़ दिया जाएगा, बस। केवल यही जातीय जनगणना है। सवाल काहे को है फिर उसके बारे में भाई? वो इसलिए कि ये जो 76वां सवाल होगा ये बाकी 75 सवालों का विश्लेषण करने में आपको मदद देगा। बधाई देना चाहता हूँ लक्ष्मण भाई को इस किताब के लिए, जो मैं समझता हूँ हिंदी में इस सवाल पर पहली प्रमाणिक पुस्तक है, जाति जनगणना के सवाल पर। क्योंकि मैं इस विषय पे कई सालों से पढ़ता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, और मेरे मन में हमेशा, मैंने भी दसियों लेख लिखे होंगे जाति जनगणना के बारे में, 10 भ्रांतियाँ, ये झूठ, ये वो, और मुझे हमेशा ये बात सालती रही है जो लक्ष्मण भाई ने खुद कही अपने बयान में कि इस पे लोगों की धारणा तो होती है लेकिन सूचना नहीं होती। ये तकनीकी प्रश्न है। जाति जनगणना ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पे कोई भी मुंह उठा के बोल दे। ये तकनीकी सवाल है, इसकी बारीकियों को, पेचीदगी को, इसकी सूचनाओं को समझना बेहद ज़रूरी है। और उस लिहाज से हिंदी में ये पहली किताब है जो कि एक बुनियाद रखती है इस सवाल पर आगे एक बढ़िया सोच बनाने के लिए। बुनियाद रखती है, जैसा लक्ष्मण भाई ने खुद कहा कि अब इस पे और कई किताबें लिखनी जरूरी हैं। अंग्रेजी में लिखी गई हैं। पिछले 1 साल में अंग्रेजी में 3 चीज़ आई हैं जिसको आत्मसात करके हिंदी में कुछ लिखा जाना चाहिए। एक जो कि नया नहीं है, बहुत समय से है, लेकिन मेरे विचार से सबसे अद्भुत है। वो लिखने वाले ब्राह्मण हैं, सतीश देशपांडे। मैं समझता हूँ जाति के प्रश्न पे इतनी बारीकी से सोचना और लिखने का काम बहुत कम हुआ है इस देश में। सतीश देशपांडे हमें बताते हैं कि जिस चीज़ को हम मेरिट कहते हैं, कैसे सदियों के जातीय विशेषाधिकार को मेरिट का स्वरूप दिया जाता है। ये उनकी अवधारणा है और जो बहुत गहरी सोच है कि चलते में जिसको बोल देते हैं मेरिटोरियस है, ये मेरिट है, मेरिट सबसे बड़ा झंडा लोग उठा के चलते हैं। इस मेरिट का निर्माण कैसे होता है?